साथ नाज न्यूज नेशन के स्टूडियो में इनकम टैक्स कंसल्टेंट जाने माने डीबी खान मौजूद है। उनसे इनकम टैक्स जीएसटी के बारे में बात की इमरान खान ने। में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स से रिलेटेड कई सवालात नौकरी पेशा या फिर व्यवसाय करने वाले लोगों के जहन में होते हैं। इन्हीं सवालात को जानने के लिए और हमारी क्यूरीज, हमारे मसले हल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में डीबी खान, जो कि टैक्स कंसल्टेंट है और गवर्नमेंट ऑथराइज ऑडिटर है और सोसाइटी और ट्रस्ट के ऑडिट के लिए जाना माना नाम मराठवाड़ा में है। इसके अलावा धर्मदाय जगत, ये एक वीकली न्यूज़पेपर चलाते हैं जो महाराष्ट्र के धर्मदाय आयुक्त कार्यालय से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड और आर्थिक चीज़ों से मुतालिक जो न्यूज़ होती है उसको कवर करने वाला एकमात्र एक ऐसा पेपर है जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिस, चैरिटी से रिलेटेड जितने भी संस्थान है उनको, उनके कार्य को लोगों के सामने लाता है। तो डीबी खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हमारा जो है, तो हमारे दर्शकों को जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार के व्यवसायिक लोग होते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए या फिर नौकरी से जुड़े हुए, तो उनके इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सवालात होते हैं, तो इस जागरूकता के लिए और इनकम टैक्स के भय को दूर करने के लिए आज का हमने स्पेशल यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। तो आपका स्वागत है यहाँ पे नाज न्यूज नेशन में। सबसे पहले खान साहब ये बताइए कि रिटर्न ऑफ इनकम या फिर आय की विवरण किसे कहते हैं और उसको हम किस तरह से जान सकते हैं कि आय की विवरण क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? इनकम टैक्स में जिसको टैक्स लगता है या जो अपना विवरण पत्र एक साल का पूरा जो आय है उसको जब हम इनकम टैक्स में दाखिल करते हैं, उसके लिए एक प्रपत्र जो तो बनाया जाता है जिसको रिटर्न कहते हैं। और इनकम का रिटर्न ऑफ इनकम मतलब ITR जो है दाखिल करना पड़ता है। एक प्रकार के फॉर्म होते हैं 1 से 7 नंबर के, वो हम आगे बताएंगे। तो उसको जो है रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं। जो आय का जो है तो हमारा डिटेल्स उसके अंदर हम दर्शाते हैं या दिख जाता है आय की विवरण। जी हाँ। तो आमतौर पे ये आय की विवरण या रिटर्न ऑफ इनकम हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं या कहाँ से काम इंसान अगर चाहे तो आय के विवरण पर हासिल कर सकता है? रिटर्न ITR जो है, एक तो जिसको उसकी पूरी डिटेल से मालूमात है तो वो खुद भी जो तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो उसको फॉर्म चाहिए 1, 2, 3, 4 जो भी जिसको आवश्यकता है तो वो फॉर्म वहाँ से हासिल कर सकता है। इनकम टैक्स के वेबसाइट पे ये पूरे अवेलेबल है। और अगर किसी को ये नहीं आता है तो वो जो भी CA है, कंसल्टेंट है, उनसे जो तो संपर्क करके वो उसका रिटर्न भर सकता है। इसके अलावा स्टेशनरी के ऊपर ये फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन चूँकि अभी डिजिटल का जो तो युग चल रहा है, अभी स्टेशनरी के जो फॉर्म जनरली कोई लेता नहीं है। एक तो इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या फिर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वो भरते हैं। और इसको भरने के लिए विभिन्न कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ये सबमिट कर सकते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो उसमें जो तो 2 तरीके हैं अभी। पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे उसकी सुविधा है। और दूसरा तरीका ये है कि रिटर्न जो फॉर्म है उसका प्रिंट करके हाथ से उसको मैन्युअली भरेंगे और वहाँ पर मैन्युअली जाके इनकम टैक्स ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट का जो इनकम टैक्स ऑफिस होता है वहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो जो कि एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट देते हैं। ऑनलाइन सबमिट करेंगे तब भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है और मैन्युअली सबमिट करेंगे तब भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो 2 टाइप से हम हमारे ITR भर सकते हैं। तो कोई भी जाकर वहाँ पे संपर्क करके अपना ITR सबमिट कर सकते हैं? जी हाँ, कोई भी ना? जी। और एक प्रश्न आता है कि ई फाइलिंग किसके लिए ज़रूरी है या आवश्यक है? ई फाइलिंग क्या होती है, किन लोगों के लिए आवश्यक होती है ई फाइलिंग का सबमिशन का? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी काफ़ी बदलाव आ रहे तेज़ी के साथ। पहले जो है पूरे जो रिटर्न है किसी का भी हो वो ऑफलाइन ही भरा जाता था। ऑनलाइन का कंसेप्ट आने के बाद
फिर उसके अंदर सुधारना होती गई। आज की स्थिति में जिसका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है, जो आय है, वो अगर टैक्सेबल है कितनी भी हो, तो उसको जो तो ई रिटर्न, ऑनलाइन रिटर्न भरना कंपलसरी है। जिसका आयु, जिसके टैक्स के जिसके जो है तो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, नहीं नीड है, तो वो जो है तो ऑफलाइन रिटर्न भर सकता है। ऑफलाइन? हाँ, अभी कंपलसरी ऑनलाइन रिटर्न कंपलसरी उसके लिए जिसको टैक्स लगता है। जिसको टैक्स नहीं लगता है तो वो ऑफलाइन रिटर्न भर सकता है, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल। तो इसमें टैक्सेबल इनकम किसे कहा जाता है? टैक्सेबल इनकम इसे कहा जाता है, मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपका जो है ग्रॉस इनकम 5 लाख है और डिडक्शंस आपके जो तो 2,10,000 है पूरे मिला, तो वहाँ पर 3,90,000 रुपये आपका जो इनकम बचता है, नेट इनकम, उसको नेट इनकम कहते हैं। तो 3 लाख तक फाइनेंशियल 17-18 में टैक्स नहीं लगता था, तो इसीलिए वो नील टैक्स कहा जाएगा। लेकिन वो 3,10,000 हो गया, 1,90,000 का डिडक्शन हो गया, 3,10,000 अगर उसका इनकम है नेट इनकम, तो वहाँ पर ऊपर के 10,000 को 10% टैक्स लगेगा, उसको 1,000 प्लस एजुकेशन सेस वगैरह भरना पड़ेगा। तो ये टैक्सेबल इनकम है, ये जो तो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आमतौर पे एक कन्फ्यूजन ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, जैसे आपने अभी उसका उल्लेख किया कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, तो दोनों में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 2017-18 है, तो असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, या असेसमेंट ईयर 2018-19 है तो फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर देखिए 1 अप्रैल को साल शुरू होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये साल का ड्यूरेशन है। आप समझ लीजिए, हम मिसाल के तौर पे 1 अप्रैल 17 से 31/3/18 ये जो साल है, ये फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, जिसको आर्थिक वर्ष कहा जाता है, आर्थिक वर्ष 17-18 आर्थिक वर्ष। लेकिन 17-18 में जो हमारी आय है वो जब बताएंगे हम नेक्स्ट ईयर में, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं उसको। तो जो 17-18 में जो इनकम है उसका जो है तो हम दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा, तो वो निर्धारण करेगा, उसको असेस करेगा, तो इसलिए असेसमेंट ईयर उसको कहते हैं, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट ईयर। इस टाइप से फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है वो जब दाखिल करेंगे तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इसके ऊपर प्रक्रिया होती है, इसने सही भरा नहीं भरा, ये टैक्स भरा जाए, इसने जो कुछ भी है क्यूरी जो है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जो नेक्स्ट ईयर होता है। भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम के अनुसार अलग अलग इनकम टैक्स के टाइप है, तो आप अगर ये बताएं कि इनकम टैक्स ITR 1 जिसे हम कहते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो कौन ITR 1 भर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है? ITR 1 जो है ओनली सैलरी पर्सन, जिसको सैलरी जो है मिलती है, उसका अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको जो तो ITR 1 भरना है। तो वो प्राइवेट जॉब करो ये कर सकता है, कोई किसी भी प्रकार की अगर वो हाँ सैलरी अगर हेड आता है वहाँ पर, तो वो ITR 1 भरेगा। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस को नहीं है और उसको एक ही इनकम मिला है, कमीशन मिला है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, तो वो जब रिटर्न भरेगा तो उसको भी ITR 1 ही भरना है। मतलब एक इनकम, सिंगल इनकम। मान लीजिए मैं सैलरी भी करता हूँ और साथ में मैंने घर किराए पे दिया हुआ है, तो उससे भी मुझे इनकम आ रही है, तो उस केस में भी मुझे ITR 1 ही भरना होगा या कोई दूसरा? नहीं, उस सूरत में सैलरी का इनकम है प्लस आपको जो तो अदर सोर्स में हाउस रेंट मिल रहा है, तो इस सूरत में आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। ITR 2 जी, तो ITR 2 भरेंगे तो दोनों इनकम उसके अंदर डिस्प्ले होगी और उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इस केस में अगर मैं ITR 2 भरता हूँ तो ITR 1 + 2 दोनों भी भरना है या सिर्फ ITR? नहीं, एक टाइम में एक ही फॉर्म भर सकते हैं जो अप्लीकेबल है। ITR 2 जहाँ अप्लीकेबल है वो 2 ही भरना पड़ेगा, जहाँ ITR 1 है 1 भरना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं भर सकते, कोई भी एक फॉर्म जो अप्लीकेबल है वो भरना पड़ेगा। अगर मुझे सैलरी आ रही है और एडिशनल इनकम भी है तो उस केस में ITR 2 भर दिया तो मेरा वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यवसाय करता है जिसकी कोई सर्विस नहीं, सैलरी नहीं आ रही, सिर्फ व्यवसाय करता है, तो उस केस में, बिजनेसमैन के केस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि किस तरह के इनकम है, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, किस तरह के फॉर्म ITR? जब बिजनेस होता है उसके लिए, ट्रेडिंग हो या और कोई भी हो, तो उसके लिए ITR 4 ITR 3
अच्छा, दो प्रकार जी। ITR 4 और ITR 3। तो ITR 4 के अंदर हमको ग्रॉस एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के फिगर्स लेने पड़ते हैं, तो वो ITR 4 भरा जा सकता है। ITR 3 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और चालान, ये सब चीज़ें जो तो डिटेल्स में डालनी पड़ती है, तब ITR 3 होता है। तो जनरली बिजनेस वाले लोगों को ITR 3 ही अप्लीकेबल है, ITR 3 ही भरना चाहिए उन्होंने, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट को जो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ITR 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के कई फॉर्म्स है, जिसमें ITR 1 जैसे यहाँ पता है सैलरीड पर्सन के लिए रहेगा, और सैलरी के साथ अगर आपकी एडिशनल इनकम है उस केस में आपको ITR 2 भी 2 सबमिट करना पड़ेगा, ITR 1 भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, उस केस में आपको ITR 3 या ITR 4 जिस तरह से अभी दिखाया गया उस प्रकार से भरना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑनलाइन जो सबमिशन है, इसके ताल्लुक से बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, तो उस चीज़ को आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन सबमिशन के लिए किस तरह के प्रोविजंस रखे हैं? नहीं, ऑनलाइन देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का जो तो पार्ट है, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑनलाइन की जो सुविधा दी गई है। तो कभी भी यहाँ पर बहुत कम जो होते इसके अंदर इसके सर्वर में प्रॉब्लम आते हैं, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी है हर चीज़ अभी जो है ऑनलाइन की गई है। इवन जो है तो आगे अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो अभी जहाँ पर स्क्रूटनी में जो केसेस लगते हैं वो पहले ऐसा तरीका था पारंपरिक कि यहाँ के इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वहाँ जाके वो नोटिस को जवाब दे के वो पूरे डिटेल सबमिट करने पड़ते थे, लेकिन अभी डिपार्टमेंट आगे ये कर रहा है कि ये स्क्रूटनी भी जो है तो इसका भी असेसमेंट जो है तो ऑनलाइन हो, तो इतना ज़्यादा उन्होंने जो है तो उसको परफेक्टनेस दिया है, और ये इतना अच्छा सिस्टम है कि इसके अंदर मैन पावर्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई रिटर्न भरा हो तो उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्यूरीज, वो ऐसा सिस्टम बना के रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि वो ऑटोमेटिकली जो तो सॉर्ट आउट करता है और नोटिसेस ऑटोमेटिकली निकलते हैं ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम। जी हाँ, डेमोनेटाइजेशन के पीरियड में जो लोगों ने पैसा भरा तो डिपार्टमेंट के पास लोग नहीं है कि एक आदमी को देख के वो नोटिस भरे, उन्होंने जो तो बैंक का जो तो डेटा मंगाया, उसके अंदर जो डिपॉजिट थे वो उसके हिसाब से जो तो कितना डिपॉजिट किया उसके हिसाब से जो तो नोटिस, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से कंप्यूटराइज सिस्टम इतना ये किया, इतना सेंसिटिव बनाया कि उसको जो तो कुछ फिल्टर्स दिए और उसके हिसाब से वो जो है काम करता है। तो ये अभी इसके बाद तो 100% उनका ये प्रयास है कि इसके अंदर 100% पूरा काम जो तो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन का कंसेप्ट ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका आगे का प्रयोग। एक अहम प्रश्न ये है कि जो ITR भरते हैं उनके लिए क्या लाभ है, क्योंकि ITR जो लोग भरते हैं उनको लगता है कुछ लोग ITR नहीं भर रहे हैं, तो ITR भरने की वजह से बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा है तो उनको क्या किस प्रकार के लाभ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इनकी तरफ से मिल सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी इसका जवाब थोड़ा पीछे से देना पड़ेगा। पहले 3 साल के रिटर्न एक साथ भर सकते थे, लेकिन अभी जो नए अमेंडमेंट आ गए, नए चेंजेस हो गए, तो सिर्फ करंट ईयर का ही जो तो एक ही रिटर्न हम सबमिट कर सकते हैं, भले ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, एक बार। तो अब देखिए, आपको कहीं भी जो तो फाइनेंशियल कहीं काम करना होता है, जैसे बैंक में जाएंगे आप, मेन बात बैंक में जाएंगे लोन के लिए, तो बैंक वाला पहले 3 साल के ITR मांगता है, आपने रेगुलर भरा है, तो सबसे पहले तो यहाँ जरूरत पड़ती है ITR बैंक में। जी हाँ। दूसरा जो है तो कहीं और भी जो चीज़ें हैं तो ITR के बगैर कुछ काम होता नहीं, एक हो गया। ये तो हमारे पर्सनल के लिए है कि इसका फायदा ये है, अभी हम लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं भर सकते, उसके पहले का नहीं भर सकते, एक ही रिटर्न भर सकते हैं, तो जो रेगुलर लोग भरते हैं उनके लिए फायदा है। दूसरी बात, रिटर्न भरना ये एक चीज़, दूसरा उसका ये है कि ITR आपने अगर रेगुलर भरा है तो आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि आपको आय तो हो गई है, आपका TDS भी हुआ है, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और आपको वो जो भी उनके कठिनाइयाँ जो तो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ITR वक्त पे भरना चाहिए। इनकम ना होने के
करने, अगर मेरी कोई आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या उस केस में भी ITR भरना आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, या फिर इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं या ITR नहीं भी सबमिट करते तो चलेगा? नहीं, देखिए वो तो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि मेरा रिकॉर्ड बने, मुझे कल इसका फ़ायदा हो, तो जो कुछ भी आप कमाते हो, 1 लाख 2 लाख रुपया, वो आपने रिकॉर्ड मिला के आप ITR भर सकते हो। लेकिन जहाँ आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जहाँ पर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, कि रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है, आपका पर्सनल जो तो प्रोफेशन है या जो कुछ भी है, तब आपने रिटर्न भरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, इन केस ऑफ इनकम भरना ज़रूरी जी है, हाँ। और नहीं है फिर भी आप भर रहे तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं बना है आपका, आप खुद होके जो तो ऐच्छिक रूप से सबमिट कर सकते हो उसको। आखिरी तारीख तक अगर मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ तो किस तरह के जुर्माने का प्रोविजन? अभी देखिए इस साल असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में का जो प्रोविज़न है, 31 जुलाई 2018 लास्ट डेट थी, उसको 1 महीना कुछ बढ़ाया था। टैक्स ऑडिट के लिए 30 सितंबर थी। अब ये डेट से अंदर अगर रिटर्न भरता है तो उसको कोई जुर्माना पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ये डेट के बाद अगर वो भरता है तो प्रोविजन ऐसा किया था कि 31 दिसंबर इस डेट के बाद 1000 रुपया पेनल्टी लगाएगी, 1000 रुपया। अच्छा। जिसका दिसंबर के बाद जिसका इनकम 5 लाख के ऊपर है, उसको जो है तो 5000 रुपये पेनल्टी लगेगी, और उसके आगे 10,000, मतलब 1000, 5000, 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। ये प्रोविजन करके रखा है, कानून बन गया है, तो इसलिए इन टाइम रिटर्न भरना कभी भी फायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन टाइम रिटर्न भरते हो तो आपको रिवाइज करने का जो है तो एक चांस है, चूंकि चीज दुरुस्त थी, रिवाइज कर सकते हो। और ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न भरते हो, भले पेनल्टी के साथ भरे, तब आपको रिवाइज करने का कोई चांस नहीं है। मतलब वो भी एक तो पेनल्टी, ये बहुत बड़ा जो तो उसके अंदर फायदा है। अभी 2019 का जो लेटेस्ट बजट आया है, तो उसमें जो इनकम टैक्स के स्लैब्स है, तो इससे मुतालिक जो अपडेट्स है, तो अमेंडमेंट्स किस तरह के हैं, किस प्रकार के स्लैब्स बने? देखिए इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट में बात बताता हूँ आपको कि इनका अभी जो बजट हुआ है परसों, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है रेट्स में, नॉट ए सिंगल चेंज, कुछ भी नहीं किया है, वही चेंज है। सिर्फ जो तो उन्होंने 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ऐसा कहा है, लेकिन 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है, बाकी का जो है तो स्ट्रक्चर वही है। इसका मतलब ये है कि जिसका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है, उसी को जो है तो उसका फायदा होगा। जो जिसका सैलरी या इनकम जो है तो 5 लाख के ऊपर है, उसको वही टैक्स रेट लगेगा जो फाइनेंशियल 17-18 में था। जिसका कोई बेनिफिट जो है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, तो बोलने का उसका जो तो कैलकुलेशन ये है कि 17-18 के अंदर जो टैक्स रेट है वही 18-19 में लगा है, और अब बजट में भी यही लगेगा अगर उसका इनकम 5 लाख के ऊपर है। मिसाल के तौर पे 7 लाख रुपए आपकी इनकम है और आपके टोटल डिडक्शंस 2 लाख है, तो वो हो गया 5 लाख। तो 5 लाख का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका डिडक्शंस 1,90,000 है, तो इधर नेट इनकम बचा 5,10,000। तो अब आपको जो है तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई जो है तो 5 लाख का जो है तो छूट नहीं मिलेगी। अच्छा। तो इस टाइप से उसके अंदर सब कंफ्यूजन है, लेकिन 5 लाख रुपए तक जो मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं उसको उसका फायदा हो सकता है इस टाइप। एक प्रश्न जो आमतौर पे पूछा जाता है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं जी, तो उनकी सैलरी के अलावा कुछ एरियर्स बिल अगर निकलते हैं, जी, तो उसमें जो 89(1) का जो कैलकुलेशन जी। है, उसमें क्या प्रोविजन है और किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए एक कोई समझ लीजिए एक सैलरी पर्सन है, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था या उसको वो नहीं मिला वक्त पे, तो उसको एरियर्स जो मिलते हैं, समझ लीजिए पिछले 10 साल के एरियर्स उसको आज मिलते हैं जी। तो आज उसको उसका सैलरी 6 लाख रुपए है, एरियर 6 लाख रुपए मिल गया, हो गया 12 लाख। अब 12 लाख अगर ग्रॉस इनकम अगर पकड़ते हैं तो टैक्स उसका 30% में जाएगा, काफ़ी टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स में एक्ट में प्रोविजन है 89(1) का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, मतलब जो साल में वो एरियर्स था वही साल में उसको डालेंगे। पिछले 10 साल का है तो वहाँ से जो साल में वो साल में डालते आएंगे
और उसका फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो 89(1) का रिबीट जो तो उसको मिल सकता है, जो कानून में जो तो हम ले सकते हैं। और वो हिसाब से फिर उसको जो टैक्स लगना था 30%, उसका स्लैब 20 में आएगा। और वो रिबीट के हिसाब से उसको जो तो टैक्स काफ़ी जो तो राहत मिल सकती है, उसको जो तो काफ़ी फायदा होता है। तो वो कर लेना चाहिए। एक अहम प्रश्न यह है कि टीडीएस, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि मेरा टीडीएस सैलरी पर्सन टीडीएस कर दिया, अब मुझे आईटीआर की जरूरत नहीं, क्या ये सही है या इसके कुछ? नहीं, देखिए टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड एक्सवर्स, ये अलग चीज़ है। और आईटीआर भरना, रिटर्न भरना अलग चीज़ है। टीडीएस वो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो है, जो डिपार्टमेंट का जो भी होगा, जैसे कि कॉलेज में प्रिंसिपल है और ऑफिस में जो तो वैसे इस टाइप के जो लोग हैं, तो उन्होंने टीडीएस करना है। वो टीडीएस कैसे करते हैं? आपका ग्रॉस सैलरी देखते हैं, उसमें कितना टैक्स लगेगा और उसको डिवाइडेड बाय 12 करके पर मंथ टीडीएस करते हैं। वो उनका अधिकार है। तो टीडीएस उन्होंने कर लिया, तो वो अब ई रिटर्न भरेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो 26 ईयर्स में डिस्प्ले होगा। अच्छा। और उसके बाद जिसका जो सैलरी पर्सन है, उसका काम ये है कि वो उसके हिसाब से इन्हें इधर जो तो रिटर्न भरना चाहिए। तो रिटर्न भरना अलग चीज़ है, टीडीएस अलग चीज़ है। रिटर्न भरना वो कर्मचारी जो है उसकी जवाबदारी है, टीडीएस करना वो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग जो ऑफिसर है उसकी जवाबदारी है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। मतलब 26A में वो डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके बाद आईटीआर आपको भरना अनिवार्य है। 26 ईयर्स में डिस्प्ले होने के बाद आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। अंत में कुछ प्रश्न कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कुछ नोटिस आती है या किसी तरह की रेड पड़ती है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। तो उस केस में एक भारतीय नागरिक को कौन से अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, ना घबराते हुए, अगर उसके तमाम चीज़ें क्लियर है तो वो किस तरह से जो है तो अपने पक्ष को रख सकता है? उसको क्या अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिए हुए? जो नागरिक है, जिसको ये कायदे और इसके तहत चलना वो उसकी आदत है, तो हमारा इनकम हुआ, हमको इतना टैक्स भरना है, वो अगर ये चीज़ें वक्त पे करता है, तो अगर उसको नोटिस आती भी है तो उसको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी उसने रिटर्न भरा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने जो लास्ट ईयर जो भी रिटर्न भरा है उसके रिगार्डिंग उसके ताल्लुक से ही जो है मालूमात मांगता है, डिटेल्स मांगता है। तो वो तो सब आपके पास है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सीधा वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लेके आप जो तो दे सकते हो, किसी जो तो लीगल एडवाइज़र के थ्रू दे सकते हो, या आप खुद डायरेक्ट जाके भी दे सकते हो। तो अगर आपके पास वो चीज़ें सब अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता ये है कि अगर आपने कुछ चीज़ छूटी है आपके पास गलती से, तो तभी नोटिस आती है, ऐसी नोटिस आती नहीं है। उनके जो है तो डेटा में कहीं तक वो रिफ्लेक्ट होता है कि ये चीज़ इन्होंने छोड़ी। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी है और आपका जो तो 5 लाख का एफडी था, और 5 लाख के एफडी का आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपने सैलरी में जो तो इंक्लूड नहीं किया है। इन दैट केस वो जो है नोटिस आ सकती है कि अदर सोर्स इनकम था आपको, फिर भी आपने जो तो ITR 1 भर दिया, उस केस में तो आपने क्या करना चाहिए था? ITR 2 भरना चाहिए था, सैलरी प्लस अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या था? एफडी का इंटरेस्ट था और सैलरी था, दोनों मिला के भरना चाहिए था। तो ऐसे केस में नोटिस आ सकती है। एक समय ITR भरने के बाद उसमें संशोधन करने की या चेंज करने की, इस तरह का मुझे राइट है एक नागरिक को कि मैं अगर ITR दाखिल करता हूँ लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ें छूट गई है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं अप्रोच कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें वही कंडीशन है जो मैंने पहले बताई कि आपका जो रिटर्न भरा है आपने पहला ओरिजिनल रिटर्न जिसको कहते हैं, वो इन टाइम भरना चाहिए, ड्यू डेट से पहले। तो तब आपको लगा कि मेरे 2 चीज़ें छूटे हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हो, दूसरा जो तो दुरुस्त करके रिटर्न भर सकते हो, उसको रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। पहले जो भरा वो ओरिजिनल रिटर्न था, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न भरा होगा आपने, तो आप उसको संशोधन में आप खुद होकर कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तो तब आपको जो तो करेक्शन करना पड़ेगा इस टाइप से। DB खान साहब, आप नाज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आए और काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो आपका नाज न्यूज़ नेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे DB खान साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी मालूमात इनकम टैक्स से रिलेटेड दी, जो बुनियादी सवालात एक आम भारतीय नागरिक के जहन में होते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। एक बात बतानी रहेगी आपको जी। एक मिनट में बताता हूँ कि अभी रिसेंट जो चेंजेस हो गए इनकम टैक्स में, तो वो
सामान्य करदाता को पता नहीं है। डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ये सामान्य करदाताओं तक ये बात पहुंचे। जैसे कि कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर बंदी ला ली, 20,000 के ऊपर आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि कुछ संशोधन में डिपार्टमेंट के ऐसा समझ में आ गया कि कैपिटल गेन जो होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर काफ़ी लोग ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़मीन है, गवर्नमेंट वैल्यूएशन उसका जो होता है 50 लाख है जी, तो ये एग्रीमेंट वैल्यू जो होती है, ठहराव कीमत ये लोग जो तो 25 लाख डालते हैं जी। तो इस टाइप में पहले ऐसा था कि 25 लाख के ऊपर ही जो तो कैपिटल गेन क्रिएट होता था। जब ये समझ में आ गया तो इन्होंने अभी रिसेंट चेंज किया कि गवर्नमेंट वैल्यूएशन से कम जो तो कीमत नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट वैल्यूएशन, एग्रीमेंट वैल्यू, विच एवर इज हायर दैट इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स। इस टाइप से उन्होंने अभी किया है। अगर आप उससे कम बताते हो तो जो भी उसको डीम्ड प्रॉफिट बोलते हैं वो जो तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। प्रोविजन तो ऐसा भी है कि लेने वाले को भी टैक्स भरना पड़ेगा कैपिटल गेन, और देने वाले को भी भरना पड़ेगा, दोनों भी उसके अंदर इफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे कुछ काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी प्रश्न है इनकम टैक्स से रिलेटेड, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक आम जो प्रश्न आता है जहन में कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो लोग हैं या शेतकरी जो है उनको इनकम टैक्स में किस तरह का जो है तो छूट है, या किस तरह की गवर्नमेंट की नियम है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है तो एग्री को डिफरेंट नज़र से देखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में, तो तब जो तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री कर दिया था, तभी किया जी। तो क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर इनकम